हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर का प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे मौर्योत्तर काल के बारे में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी और मैंने आपको शुंग वंश के बारे में पढ़ाया था। शुंग वंश का जो अंतिम शासक रहता है देवभूति, उसका नाम रहता है देवभूति, और उस देवभूति का एक मंत्री रहता है वसुदेव। वसुदेव देवभूति की हत्या कर देता है और शुंग वंश का समापन कर देता है। अब शुंग वंश समाप्त हो गया तो वसुदेव ने कर्ण वंश की नींव डाली, यानी अगला वंश हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कर्ण वंश। कर्ण वंश 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व के आसपास विद्यमान रहता है और इसका संस्थापक कौन था? वसुदेव। शुंग वंश के अंतिम सम्राट देवभूति की हत्या करके वसुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कर्ण वंश की नींव डाली और इसकी जानकारी हमें हर्षचरित के बाणभट्ट से मिलती है। हर्षचरित जो कि बाणभट्ट की रचना है, वहाँ से हम लोगों को इसकी जानकारी मिलती है। वसुदेव भी ब्राह्मण वंश का था। मैंने बताया था जो शुंग वंश के शासक थे उसमें जो पुष्यमित्र शुंग था वो कट्टर ब्राह्मणवादी था, और शुंग काल में आप कह सकते हैं ब्राह्मण का उत्थान हुआ, ब्राह्मण धर्म का, हिंदू धर्म का उत्थान हुआ, संस्कृत भाषा का उत्थान हुआ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। तो वसुदेव जो था ये भी ब्राह्मण वंश का था और वैदिक धर्म एवं संस्कृति संरक्षण की जो परंपरा शुंगों ने प्रारंभ की थी उसे कर्ण वंश ने भी जारी रखा, यानी ये भी हिंदू धर्म को बढ़ावा देता रहा, ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म को बढ़ावा देता रहा। अब इसमें 4 शासक हुए हैं और बहुत खास जानकारी इनके बारे में नहीं मिलती है। पहला शासक वसुदेव जिसने देवभूति की हत्या की थी, फिर इसके बाद भूमिमित्र, फिर नारायण और सुशर्मन। अंतिम शासक जो बनता है वो सुशर्मन बनता है। तो बस यही 4 शासक थे, इन्हीं के बारे में नाम याद रखना है आपको, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मन। अब सुशर्मन कर्ण वंश का अंतिम शासक था और इसकी हत्या 30 ईसा पूर्व में सिमुक ने कर दी और एक नवीन ब्राह्मण वंश आंध्र सातवाहन वंश की नींव डाली। तो सातवाहन वंश इसी को बोलते हैं या आंध्र सातवाहन वंश बोलते हैं। इसकी नींव किसने डाली थी, इसकी स्थापना किसने की थी? सिमुक ने। कब की थी? 30 ईसा पूर्व में। और सातवाहन वंश जो है ये 30 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईस्वी तक रहता है, लगभग तीसरी शताब्दी तक आप कह सकते हैं। तो कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मन, याद रखिएगा। इसी की हत्या की थी सिमुक ने और सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। इसी को हम लोग आंध्र सातवाहन वंश कहते हैं। 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। इनका क्षेत्र कहाँ तक फैला था? तो महाराष्ट्र, आंध्र मतलब आंध्र प्रदेश का इलाका, कर्नाटक, यहाँ पर महाराष्ट्र, आंध्र और कर्नाटक सातवाहन वंश का शासन क्षेत्र था। इन्हें आंध्र भृत्य भी कहा जाता है। सातवाहन वंश के जो राजा हैं इनको आंध्र भृत्य भी कहा जाता है और अभिलेखों में इनको सातवाहन कहा गया। यानी अगर पुराणों की बात करें तो इनको आंध्र भृत्य कहा गया, अगर अभिलेखों की बात करें तो इनको सातवाहन कहा गया। इनकी राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान या पैठान। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान थी और इनकी राजकीय भाषा प्राकृत थी और राजकीय लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहन वंश के राजाओं की भाषा क्या थी? राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी। इस वंश की जानकारी हमें अभिलेखों, सिक्के और स्मारक तीनों से प्राप्त होती है जो निम्नलिखित हैं। अब जैसे हम लोगों ने शुंग वंश के बारे में जब पढ़ा था तो शुंग वंश के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, उन साहित्यिक स्रोतों के बारे में, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हम लोगों ने देखा था। ऐसे ही सातवाहन वंश के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है ये भी हम लोग देख लेते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, जैसे रानी नागनिका का नाना घाट अभिलेख है। ये महाराष्ट्र पुणे से प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र के पुणे से प्राप्त हुआ है रानी नागनिका का नाना घाट अभिलेख। यहाँ से हमें सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है।
फिर दूसरा है गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक से प्राप्त 2 गुहा लेख। गुहा लेख का मतलब गुफा लेख, गुहा का मतलब होता है गुफा। तो गुफाओं में कुछ लेख लिखे हुए प्राप्त हुए हैं नासिक के। और ये किससे संबंधित है? गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये सातवाहन वंश का शासक था। तो इसने गुफाओं में कुछ लेख लिखवाए हैं नासिक की गुफाओं में, तो वहाँ से भी जानकारी मिलती है। फिर गौतमी बलश्री, ये भी एक शासक है, इसका भी नासिक गुहा लेख है। वशिष्ठिपुत्र पुलमावी, इसका भी नासिक गुहा लेख है। वशिष्ठिपुत्र पुलमावी का कारले गुहा लेख और यज्ञश्री सातकर्णी का नासिक गुहा लेख। तो यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। अब ये सब जो शासक हैं इनके नाम थोड़ा अजीब है, जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी, ये भी सातवाहन वंश का शासक है। गौतमी बलश्री, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी, यज्ञश्री सातकर्णी, ये सब सातवाहन वंश के शासक हैं। नाम ही इनका थोड़ा अजीब है। तो इन सभी के नासिक गुहा लेख से हमें बहुत सारी जानकारी सातवाहन वंश के बारे में मिलती है। अब देखिए, सातवाहन वंश किसी न किसी रूप में 3 शताब्दियों तक बना रहा, जो प्राचीन भारत में किसी एक वंश का सर्वाधिक कार्यकाल है। मतलब इतने सालों तक सातवाहन वंश ने कार्य किया, लगभग 3 शताब्दी, 300 वर्ष आप कह सकते हैं। इतना प्राचीन भारत में किसी और वंश ने शासन नहीं किया है। तो अब सातवाहन वंश के जो प्रमुख शासक हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोगों ने देखा ही था, सिमुक जो था वो संस्थापक था, उसके बारे में और जानकारी नहीं मिलती है। बस इतना ही याद रखिए, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। और उसके बाद जो है पहला महत्वपूर्ण शासक बनता है सातकर्णी प्रथम। सातवाहन वंश का पहला यशस्वी शासक था सातकर्णी प्रथम। उसकी उपलब्धियों की जानकारी रानी नागनिका या नायनिका इसको बोलते हैं, इनके नाना घाट अभिलेख से मिलती है, जो हम लोगों ने अभी देखा। ये महाराष्ट्र के पुणे से प्राप्त हुआ है, रानी नागनिका का नाना घाट अभिलेख। ये नागनिका कौन थी? सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी। सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी रानी नागनिका। तो उन्हीं के नाना घाट अभिलेख से, जो कि महाराष्ट्र के पुणे में है, हमको सातकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखिए, सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और 1 राजसूय यज्ञ किया था, ये भी याद रखिए। सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणापथपति तथा अप्रतिहत चक्र की उपाधियां धारण की थी। तो सातकर्णी प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? दक्षिणापथपति और अप्रतिहत चक्र, सातकर्णी प्रथम। फिर इसने मालव शैली की गोल मुद्राएं चलाई और अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं भी उत्कीर्ण करवाई थी। तो सातकर्णी प्रथम ने मालव शैली की गोल मुद्राएं चलाई थी और अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं भी उत्कीर्ण करवाई। इसके सिक्कों पर श्री 7 का उल्लेख मिलता है। अगर सातकर्णी प्रथम के सिक्कों को देखेंगे तो श्री 7 लिखा हुआ मिलेगा, ये सातकर्णी का सूचक है। तो इतना याद रखना है आपको। और देखते हैं हम लोग आगे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक बनता है वो है हाल। ये सातवाहन वंश का महानतम शासक था, यानी सबसे महान शासक सातवाहन वंश का कौन था? हाल। एक बड़ा कवि भी था और कवियों एवं विद्वानों का आश्रयदाता भी था। तो सातवाहन वंश का एक शासक था हाल, जो बहुत बड़ा कवि था। इसने गाथा सप्तशती नामक एक मुक्तक काव्य की रचना भी की। इसकी भाषा प्राकृत थी। तो हाल ने कौन सी रचना रची है? गाथा सप्तशती, और इसकी भाषा क्या है? प्राकृत। इसकी राज्यसभा में बृहत कथा के रचयिता गुणाढ़ तथा कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण के लेखक सर्ववर्मन निवास करते थे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जो एक रचना है बृहत कथा, ये प्राकृत भाषा में रचित है और इसको किसने लिखा था? गुणाढ़ ने। बृहत कथा को किसने लिखा? गुणाढ़ एक कवि थे। और ये किसकी राज्यसभा में रहते थे? हाल जो सातवाहन शासक था। फिर एक और कवि थे कातंत्र।
के लेखक सर्ववर्मन, कातंत्र के लेखक सर्ववर्मन, ये भी जो है हाल के दरबार में रहते थे। तो 2 रचनाओं के नाम याद रखिए, कातंत्र जिसके रचयिता सर्ववर्मन हैं और बृहत कथा जिसके रचयिता गुणाढ्य हैं, और ये दोनों कहाँ रहते थे? हाल के दरबार में। कातंत्र क्या है? तो ये संस्कृत व्याकरण है। फिर है गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो अभी हम लोगों ने सातकर्णी प्रथम के बारे में पढ़ा, फिर हाल के बारे में पढ़ा। अब तीसरा महत्वपूर्ण शासक है गौतमी पुत्र सातकर्णी। 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक इसने लगभग शासन किया। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था, सबसे महान शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था। अब देखिए, गौतमी पुत्र कहने का मतलब ये है इसकी माता जी का नाम क्या था? गौतमी, और ये उन्हीं का पुत्र था, तो इसलिए इसको गौतमी पुत्र कहा जाता है। उस समय यानी कि सातवाहन वंश में महिलाओं का बहुत ज़्यादा रोल रहता था, भूमिका रहती थी, बहुत प्रभावशाली रहती थी महिलाएं। इसलिए जो भी शासक होते थे वो अपने नाम के आगे या पीछे अपनी माता जी का नाम लगाते थे, क्योंकि महिलाओं का उसमें प्रभाव ज़्यादा था। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। और उसकी विजय की जानकारी उसकी माता गौतमी बलश्री, इसकी माता जी कौन थी? गौतमी बलश्री, इनके नासिक अभिलेख से प्राप्त होता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में जो भी जानकारी मिलती है वो गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख से मिलती है। गौतमी बलश्री कौन थी? गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता जी थी। ये जो नासिक अभिलेख है गौतमी बलश्री का, इस अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। एक ब्राह्मण यानी अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। और इस अभिलेख के अनुसार उसके घोड़ों ने तीनों समुद्रों का पानी पिया। 3 समुद्र का मतलब ये है हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ये 3 समुद्र हो गए। इसका मतलब ये है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का शासन क्षेत्र यहाँ से यहाँ विस्तृत था, यानी अरब सागर तक, बंगाल की खाड़ी तक और हिंद महासागर तक विस्तृत था। तो उसके घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पीने का मतलब यही है कि उसका साम्राज्य तीनों समुद्रों तक विस्तृत था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की। तो ये याद रखिएगा, वेंकटक स्वामी की उपाधि किसने धारण की? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने, तथा वेंकटक नामक नगर की स्थापना भी की। और उसने राजा राज तथा बिंध्य नरेश की भी उपाधि धारण की। तो राजा राज, बिंध्य नरेश, वेंकटक स्वामी, इन सभी की उपाधि किसने धारण की? गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसकी माता जी थी गौतमी बलश्री। फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी ने बौद्ध संघ को अजकालकीय तथा कारले के भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान में दिया। तो ये चीज़ याद रखिएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था इसने बौद्ध संघ को यानी बौद्ध भिक्षुओं को क्या दान में दिया था? अजकालकीय नामक ग्राम, ये बौद्ध संघ को दिया। और जो कारले के भिक्षु संघ थे उनको क्या दिया था? करजक नामक ग्राम दान में दिया था। बौद्ध संघ को अजकालकीय और कारले के भिक्षु संघ को करजक। उसका साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला था। नासिक से चांदी के लगभग 8000 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें एक तरफ नहपान और दूसरी तरफ गौतमी पुत्र सातकर्णी का उल्लेख है। नहपान कौन था ये हम लोग आगे पढ़ेंगे शकों के बारे में। तो शक शासक था नहपान। और जो है कि जो भी सिक्के मिले हैं नासिक से, नासिक का एक स्थान है जोगलथम्बी, वहाँ से सिक्के सारे मिले हैं। लगभग 8000 चांदी के सिक्के हैं। और उस सिक्कों में एक तरफ नहपान का नाम लिखा है, दूसरी तरफ गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम लिखा है। तो नहपान जो है वो शक शासक था और वो गौतमी पुत्र सातकर्णी से हार जाता है, युद्ध होता है तो हार जाता है। अगला शासक बनता है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी।
गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद उसका पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलमावी शासक बनता है। आंध्र प्रदेश पर विजय के पश्चात उसने प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया। तो प्रथम आंध्र सम्राट किसे कहा गया? वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को, जिसका शासनकाल 130 ईस्वी से 154 ईस्वी तक था, और ये गौतमीपुत्र सातकर्णी का पुत्र था। पुलमावी ने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठान या प्रतिष्ठान में बनाई। तो देखिए, ये महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद नहीं है, ये दूसरा औरंगाबाद है। औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के तट पर पैठान या प्रतिष्ठान में इसने अपनी राजधानी बनाई थी, और उसने शक शासक रुद्रदामन को 2 बार पराजित किया, और दक्षिणा पथेश्वर भी कहा गया। तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को क्या कहा जाता था? दक्षिणा पथेश्वर। इसने शक शासक रुद्रदामन को 2 बार हराया था। पुराणों में इसका नाम पुलोमा मिलता है, पुलोमा। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को पुलोमा भी कहा जाता है पुराणों में। फिर देखिए, इसके बाद शासक कौन बनता है? पुलमावी के बाद शिवश्री सातकर्णी बनता है 154 से 65, और फिर इसके बाद शिव स्कंद सातकर्णी, ये 165 से 174 तक रहता है। तो शिवश्री सातकर्णी, शिव स्कंद सातकर्णी। फिर इसके बाद जो है शासक बनता है यज्ञश्री सातकर्णी, ये महत्वपूर्ण शासक होता है 174 से 203 ईस्वी तक। यज्ञश्री सातकर्णी ये सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। शकों के विजित क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया। यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार एवं जल यात्रा का प्रेमी था। उसके सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए हैं। तो यज्ञश्री सातकर्णी जो था 174 ईस्वी से 203 ईस्वी तक शासन करता है, और इसके सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये जल यात्रा और व्यापार के प्रति इसको लगाव था, यानी प्रेम था, क्योंकि इसके सिक्के पर जहाज के चित्र बने हैं। तो इसका मतलब इसको जहाज़ों से, यात्राओं से, व्यापार से प्रेम था। इसके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं गुजरात से प्राप्त हुए हैं। तो ये था यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी की मृत्यु के बाद सातवाहनों का साम्राज्य विभाजित हो गया, जिसका मुख्य कारण विद्रोह एवं केंद्रीय शासन की दुर्बलता थी। यानी जो भी उत्तराधिकारी आए वो बहुत अयोग्य आए, और धीरे धीरे 250 ईस्वी के बाद इनकी सत्ता समाप्त हो गई। अब सातवाहनकालीन संस्कृतियों के बारे में देख लेते हैं। इन्होंने क्या क्या चीज़ें बनाई, संस्कृति में क्या योगदान दिया, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं। तो सामंतिक लक्षण का आभास सर्वप्रथम सातवाहन काल में ही मिलता है। यानी जो चूँकि केंद्रीय प्रशासन कमज़ोर हो रहा था, तो धीरे धीरे सामंतों का उदय हो रहा था। तो सामंतों का प्रथम लक्षण कहाँ मिलता है? सातवाहन काल में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सामंत यानी छोटे छोटे राजा। हम आपको एक वीडियो में सामंतवाद क्या है पढ़ा दूंगा अच्छे से डिटेल में। तो सामंतों की 3 श्रेणियाँ थी। प्रथम राजा, दूसरा द्वितीय महाभोज, और तीसरा सेनापति। ये सामंतों की 3 श्रेणियाँ थीं। अच्छा, इस समय यानी सातवाहन काल में जिले को आहार कहा जाता था। सातवाहन शासन में अधिकारी को क्या कहा जाता था? अमात्य और महामात्य। जैसे आज डीएम, एसडीएम कहा जाता है, ऐसे उस समय अधिकारी को मात्य और महामात्य कहा जाता था। अमात्य और महामात्य। फिर है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासक जो होते थे उनको गौलमिक कहते थे। जैसे आज ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधान होते हैं, ऐसे पहले गौलमिक होते थे। गौलमिक ये सातवाहन कालीन ग्राम प्रशासक थे। गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान भी होता था। यानी इसके पास एक सैनिक टुकड़ी होती थी। उस सैनिक टुकड़ी में 9 रथ होते थे, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 सैनिक। यानी जो गांव का मुखिया, जो गांव का प्रशासक गौलमिक होता था, उसके पास 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। यानी एक सामंत की तरह व्यवहार करता था। आर्थिक व्यवस्था में मुद्राओं की बात करें
तो कृषि की उन्नति के साथ साथ व्यापार वाणिज्य भी उन्नति पर था, यानी प्रगति हुई। राजा कृषकों के उपज का छठा भाग कर के रूप में लेता था, यानी कि 1/6 भाग लगभग 16% के आसपास ले लेता था। मान लीजिए आपने 100 कुंटल गेहूँ उगाया तो लगभग 16 कुंटल राजा ले लेता था, चाहे 16% कहिए, चाहे 1/6 भाग कहिए। मिलिंद पन्हों तथा महावस्तु से व्यवसायों एवं शिल्पियों की विभिन्न श्रेणियों का पता चलता है, जिसके प्रधान को श्रेष्ठिन कहा जाता था। यानी कि जो व्यवसाय होते थे उनका एक संगठन होता था, व्यवसायों का, व्यापारियों का एक अपना संगठन होता था, और उस संगठन का प्रधान जो होता था उसको श्रेष्ठिन कहा जाता था। इस काल में आंतरिक एवं बाह्य व्यापार दोनों होते थे। कहने मतलब अपने देश के अंदर भी व्यापार होता था विभिन्न प्रांतों के मध्य, और विदेशी व्यापार भी होता था पश्चिमी देशों के साथ साथ, जैसे श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि के साथ जल मार्ग से भी व्यापार होता था। सातवाहन काल में व्यापार व्यवसाय में चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था, जिसे कारसापड़ कहा जाता था। कारसापड़ बेसिकली चांदी के सिक्के होते थे। सातवाहनों ने सर्वप्रथम शीशे की मुद्राएं चलाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। सर्वप्रथम शीशे की सिक्के या शीशे की मुद्राएं किसने चलाई? तो शीशे की मुद्राएं सबसे पहले सातवाहन शासकों ने ही चलाया था। और इस समय जो सोने का सिक्का होता था उसको स्वर्ण बोला जाता था, जो 35 चांदी के कारसापड़ के बराबर होता था। तो स्वर्ण जो होता था ये सोने का सिक्का होता था, और कारसापड़ चांदी का सिक्का होता था। 45 कारसापड़ यानी 45 चांदी के सिक्के बराबर 1 स्वर्ण यानी 1 सोने की मुद्रा। तो ये थी अर्थव्यवस्था। सामाजिक संगठन की बात करें तो सातवाहन दक्कन के कबीलाई लोग थे। ये सातवाहन कौन थे? ये दक्कन के कबीलाई लोग थे, लेकिन वे ब्राह्मण बना दिए गए थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने चातुर्वर्ण व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर व्यवस्था को रोका, यानी वर्णों और जातियों के बीच जो विवाह हो रहा था, मिश्रण हो रहा था, उसको इसने रोका और चातुर्वर्ण व्यवस्था को स्थापित किया, उसका समर्थन किया। अब देखिए महिलाओं की दशा मैंने पहले ही बताया कि बहुत अच्छी थी। महिलाएं जो है शासन प्रशासन में भाग लेती थी, शिक्षित थीं, पर्दा प्रथा नहीं था उस समय, मतलब पर्दा नहीं करती थी। स्त्रियां भी संपत्ति में भागीदार होती थीं, उनको भी संपत्ति में हक मिलता था। जैसे नाम आपने सुना होगा, जितने भी राजाओं के नाम हैं वो मात्र प्रधान हैं, यानी वो अपने नाम के आगे माता का नाम लगाते हैं। जैसे यज्ञश्री सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, तो ऐसे जो हैं बलश्री सातकर्णी, तो ये सब जो भी हैं शासक, ये अपने नाम के आगे या पीछे अपनी माता का नाम लगाते हैं। इसका मतलब उसमें महिलाओं का प्रभाव था। फिर भी सत्ता जो थी वो पितृसत्तात्मक थी, क्योंकि राज सिंहासन का जो उत्तराधिकारी होता था वो पुत्र ही होता था। समाज में अंतर विवाह भी होता था। अंतरजातीय विवाह मतलब एक जाति दूसरी जाति में विवाह कर लेता था, तो अंतरजातीय विवाह होता था। स्त्रियों की दशा अच्छी थी, लेकिन फिर भी सत्ता कैसी थी? पितृसत्तात्मक, यानी राजा कौन बनेगा? पुत्र ही बनेगा, पुत्री नहीं बनती थी। राज परिवार की महिलाएं बौद्ध धर्म को प्राश्रय देती थीं, जबकि पुरुष वैदिक धर्म को। ये बहुत ही अलग चीज़ है, इसको याद रखिए। जो महिलाएं होती थीं वो बौद्ध धर्म को संरक्षण देती थीं, लेकिन पुरुष वैदिक धर्म को। सातवाहनों ने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा आरंभ की थी। ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को इन्होंने ग्राम दान में दिया, यानी गांव दान में दिया, और ये प्रथा शुरू की थी। और इसी से शुरुआत होती है सामंतवाद की। धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो सातवाहन शासकों ने राज्य में निवास करने वाले सभी नागरिकों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुशीलन किया। मतलब जितने भी लोग थे वो जिस धर्म को मानना चाहें मान सकते थे, कोई रोक टोक नहीं थी। हाल की एक रचना है, हाल ये जो महानतम शासक था इसकी रचना थी गाथा सप्तशती। इसके प्रारंभ में ही शिव की पूजा की गई है
यानी गाथा सप्तशती जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे तो प्रारंभ में ही शिव की पूजा की गई है तथा इंद्र, कृष्ण, पशुपति एवं गौरी की पूजा का भी उल्लेख है, यानी इन सभी की पूजा होती थी उसमें। सातवाहन काल में राजा स्वयं के साथ देवताओं का तादात्म्य स्थापित करने लगे, मतलब अपनी तुलना करने लगे। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी स्वयं को कृष्ण, बलराम और संकर्षण का रूप स्वीकार करता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी स्वयं को क्या कहता है कि मैं कृष्ण हूँ, मैं बलराम हूँ, मैं संकर्षण हूँ। गौतमी पुत्र सातकर्णी को नासिक प्रशस्ति में अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। फिर कला एवं भाषा की बात करें तो इसमें थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। सातवाहनों की भाषा प्राकृत थी, लिपि ब्राह्मी थी। महत्वपूर्ण स्थापत्य कला कारले का चैत्य एवं अमरावती स्तूप कला का विकास। तो ये था ये था सातवाहन वंश और उस समय की संस्कृति, प्रशासन। अब हम लोग को आगे जो पढ़ना है चेदी वंश के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग विदेशी वंशों के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने बताया था कि जब मौर्य साम्राज्य का पतन होता है तो देशी वंश भी आते हैं, विदेशी वंश भी आते हैं। तो देशी वंश हम लोग पढ़ ही रहे हैं, जिसमें हम लोग शुंग वंश के बारे में पढ़ चुके हैं, कर्ण वंश के बारे में पढ़ चुके हैं और आज सातवाहन वंश के बारे में भी पढ़ लिए। अब एक वंश इसमें और बचा है देशी में, चेदी वंश, या जिसको महामेघवाहन वंश कहते हैं, थोड़ा सा है, उसको पढ़ लेंगे। फिर हम लोग विदेशी राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हिंद, यमन, शक, कुषाण, पहलव, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए।